नमस्कार मित्रों, मैं एम.के. वर्मा पैंथर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। तो मित्रों, आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अपने विजय का शंखनाद कीजिए। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इधर आने वाले समय में 19 जून को राजस्व लेखपाल की एक परीक्षा लगी हुई है, जिसमें 8085 सीट है। तो इसमें एक सीट हमको ले ही लेना है, ये जान लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा समय आएगा नहीं। तो इसके लिए आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल में बने रहिए। आज से जीएस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं और ये लगातार ऐसा सेट, प्रैक्टिस सेट जीएस का आता रहेगा। और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स, पर डे करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं। आप उसको भी देखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप इससे कर ले जाएंगे। और ग्राम्य समाज से भी संबंधित क्वेश्चन का सेट, प्रैक्टिस सेट, वो भी आने वाला है। उससे भी आप लाभान्वित होंगे और हिंदी की भी जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कुल मिला जुला करके हमारे चैनल पर लेखपाल की परीक्षा को क्रैक करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही इस परीक्षा को आप हिट करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और आज के सेशन में ज़्यादा समय ना लेते हुए और हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक मोटिवेशनल कोट है, इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। ये जान लीजिए, जो लेखपाल का एग्ज़ाम आया हुआ है, जिस दिन आप फॉर्म डाले होंगे, आपके अगल बगल के लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो इनसे नहीं होने वाला है, ये काम नहीं कर पाएंगे, लेखपाल की परीक्षा को ये क्रैक नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, अगर कोई आपके बारे में इस तरह का विचार रखता है और फिर उसके बाद उस परीक्षा को आप पास करते हैं तो उसकी खुशी दुगनी होती है फिर। और जो आपके विरोधी लोग रहते हैं वो बिना कुछ कहे नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमें जो है घबराना नहीं है। अगर कोई इस तरह का टीका टिप्पणी कर रहा है तो उस पर ध्यान न देते हुए हमको अपनी तैयारी पे लगे रहना है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन सा है। पूरा लिस्ट हम लोग देख लेंगे, तो उससे अगर कोई बीच में क्वेश्चन पूछता है तब भी हमारा गलत नहीं होगा। तो पहला देश है दुनिया का सबसे बड़ा देश, रूस है। फिर इसके बाद में है कनाडा, रूस है, कनाडा है। और फिर इसके बाद में है अमेरिका। अमेरिका का मतलब हो गया यूएसए। और इसके बाद में हो गया चीन के बाद में हो गया ब्राजील। और ब्राजील के बाद में हो गया, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत आता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, 7वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए,
इसमें नवीन हिमालय जो पर्वत हमारा है, हिमालय पर्वत, इसी की एक श्रेणी है शिवालिक, सबसे दक्षिण वाली श्रेणी शिवालिक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। ये पूरा पूरा जो हिमालय पर्वत है इसको नवीन बलित पर्वत कहते हैं, नवीन बलित पर्वत। तो चूंकि ये शिवालिक जो है हिमालय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां पूछ रहा है कि सबसे नवीन पर्वत कौन सा होगा, तो शिवालिक हो जाएगा, क्योंकि ये हिमालय से जुड़ा हुआ है। और सबसे पुराना अगर पूछ ले तो अरावली हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन से सधेगा। एक अगर सबसे नवीन पूछ रहा है तो शिवालिक, और सबसे प्राचीन पूछ रहा है तो अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण का संबंध है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। बाकी जितने और वेद हैं इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय, यम, कौशितकी, इसका हो गया। यजुर्वेद का शतपथ या शतपथ यौम तैत्रीय। अथर्ववेद का तो गोपथ हो ही गया। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश यौम तांडव ब्राह्मण। तो इस प्रकार से यहां से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो हम लोग गोपथ के साथ साथ ऐत्रीय एवं कौशितकी, शतपथ, तैत्रीय, पंचविश एवं तांडव को भी जान लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः है, एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो एंजाइम ये प्रोटीन है, इसको जान लीजिए, एंजाइम प्रोटीन होता है। बस आगे बढ़िए। हाँ अगला क्वेश्चन दे रहा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में ये देखिए बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है। ये त्रिपिटक भी जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, लेकिन ये इसमें त्रिपिटक में होते हैं विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न अगर पूछा जाएगा तो बुद्ध, धम्म, संघ, और त्रिरत्न त्रिपिटक की बात की जाएगी तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक होता है, और ये त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? देखिए 4 शासक दिए हुए हैं, सल्तनत कालीन 4 शासक दिए हुए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, जो इस समय PWD के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसके साथ साथ जान लीजिए बलबन है, बलबन ने लौ, यौम, रक्त नीति का पालन किया। लौ एवं रक्त नीति का पालन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ये जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी शासक था,
और कुछ योजनाएं इसकी फेल कर गई, इसीलिए इसको मूर्ख शासक भी कहते हैं या पागल। सिकंदर लोदी एक है। सिकंदर लोदी ने क्या काम किया? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करवाई। आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। अच्छा से ये फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके साथ ही साथ दीवाने बंदगान, रोजगार कार्यालय, ये सब फिरोज शाह तुगलक की देन थी। ये सब फिरोज शाह तुगलक ने चालू करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है और जैसा कि इसके पहले आप लोग पेट का एग्जाम पास कर चुके हैं तो आपके पास बेसिक नॉलेज है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को कर लेना है जिससे आपकी तैयारी को धार लग जाए। तो वही हम लोग धार देने का काम करेंगे और आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, जैविक व अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। इसका क्या आंसर होगा? आप लोग प्रयास कीजिए अपने से देने के लिए, फिर मैं बताता हूं। पूछ रहा है जैविक व अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादक जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। अब ये कैसे बिचौलिए का काम करता है? अब जैसे अजैविक जो संघटक हैं, जैसे जल, मिट्टी, वायु और मान लीजिए प्रकाश, तो इन सब का इस्तेमाल करके या प्रयोग करके जो पौधे होते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। और फिर जब ये भोजन पौधे बनाते हैं तो उसको कंज्यूम कौन करता है? जितने जैविक घटक हैं। जैविक घटक में सभी जीव जंतु आएंगे, उसमें हम लोग भी आएंगे। तो इस प्रकार से जो उत्पादक यानी जो पौधे हुए, ये जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का यानी इमीडिएटर का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। अगर पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। तो जीव भार का जो पिरामिड है ये तालाब में ये उलट जाता है। उलटने का मतलब हुआ ये कि इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से ये उलट जाता है। थोड़ा और सही बना देते हैं इसको, यहाँ से करके और इसको फिर से बनाते हैं। ये देखिए, ये जीव भार का पिरामिड उल्टा हुआ है। यहाँ जैसे समुद्र में देखेंगे या तालाब में देखेंगे तो यहाँ प्लैंक्टन्स होते हैं, ये शैवाल कहते हैं हम लोग। सबसे बॉटम पे प्लैंक्टन, फिर इसको खाने वालों का जो भार होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे उनको कहते हैं क्रस्टेशियस। फिर इनको खाने वाले जैसे छोटी मछलियाँ हो गई और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु पानी में रहते हैं। छोटी मछली और छोटी मछली को भी जो बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली, तो इसका भार सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से तालाब में जीव भार का जो पिरामिड है ये उल्टा होता है, ये उलट जाता है तालाब में। तो ये इसका राइट आंसर तालाब हो जाएगा।
और स्थल पे जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ये इस तरीके से बनेगा, इस प्रकार से बनता है स्थल पर, और तालाब में इस तरीके से बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? देखिए 4 संत दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन इस्लाम से प्रभावित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। बाकी जैसे ये चैतन्य है तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। फिर मीराबाई ये कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई है, कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई है। नामदेव इस्लाम से जुड़े हुए थे, प्रभावित थे। वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य से संबंधित क्वेश्चन आता, मिलाने के लिए भी आता है। ये पुष्टि मार्ग इनका एक है, पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं, या शुद्धा द्वैतवाद, ये। तो इस क्वेश्चन का चूंकि ये पूछ रहा है कि कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है। अब कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो अब चूंकि इस क्वेश्चन में बी दिया हुआ है, ये दिया है, के दिया है, डी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी। विकल्प ए में दिया हुआ विटामिन बी, तो विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। इसके साथ साथ एक विटामिन और है, विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो और विटामिन दिए हुए हैं, जैसे ए दिया है, के दिया है, डी दिया हुआ है, तो ये सब किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील, एक मिनट, ये देखिए एक विटामिन और है, विटामिन ई, ये भी वसा में घुलनशील है। तो ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन है, ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन हमारे जो हैं ये वसा में घुलनशील है। बाकी बी और सी जो है, बी, सी, ये दोनों जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील। ये जान लीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। तो यहाँ से आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तैयारी आप लोग करते रहिए, और ये जान लीजिए जितने भी अनमैरिड लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी करके सफलता अर्जित करते हैं, तुरंत फर्स्ट क्लास उनका जो है, उनके घर पे बरदेखुआ सब लाइन लगा देंगे और फर्स्ट क्लास उनकी जो है शादी हो जाएगी। और हो सकता है कि जैसे अभी एक नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं, हो सकता है कि एक कोई नौकरी वाली लड़की मिल जाए, तो इस प्रकार से उनके घर में 2 नौकरी आ जाएगी। तो आप लोग हार नहीं मानेंगे, एकदम जोश खरोश के साथ लगे रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दे रहा है चांगला। ये देखिए दर्रे दिए हुए हैं। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है कि नहीं है? रोहतांग हिमाचल में है कि नहीं है? बोमडीला अरुणाचल में है कि नहीं है? सेला उत्तराखंड में है कि नहीं है? ये हमको जानना चाहिए। जो जानता रहेगा वही सही कर पाएगा, और नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, चांगला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। अब बच गया सेला।
सेला जो दर्रा है ये वास्तव में है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ दे रखा है उत्तराखंड, इसीलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। और चांगला जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में और भी दर्रे हैं, जैसे बुर्जिल हो गया, बुर्जिल दर्रा, फिर उसके बाद में जोजिला हो गया, जोजिला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। या हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिपकीला, सिपकीला दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोहतांग दर्रा यहाँ जो है लिखा ही है। इसके साथ साथ एक दर्रा और है, बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोहतांग, सिपकीला, बड़ा लाचाला, ये हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा और है से। अच्छा, उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे हैं, जैसे नीति दर्रा, नीति हो गया, माना हो गया, लिपुलेख हो गया। तो ये सब दर्रे नीति, माना, लिपुलेख, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। लेकिन ये जो सेला है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से दर्रों के मामले में ये इतना क्वेश्चन हो गया, कम से कम 8-10 दर्रे तो हो ही गए। अगर इतना हम जान लेंगे तो इसमें से हमारा काम चल जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो पहला दिया हुआ नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है कि नहीं? नहीं, नीलगिरी की है सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है दोद्दा बेटा। और ये नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अच्छा, अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, ये जो आंसर दे क्वेश्चन है गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अन्नामलाई, अन्नामलाई एक पर्वत श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, अनाईमुडी। यहां से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा अनाईमुडी। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है? ये 2 नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, इन 2 नदियों के बीच में ये सतपुड़ा पहाड़ी है। और ये नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में, यानी कि ये पश्चिम तरफ इनका प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से अब चूंकि इसमें पूछा था कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो अरावली की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? किसी अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा गर्म करने पर क्या हो जाएगा? तो विकल्प दिया है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, रहता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। जब अर्धचालक को, अब अर्धचालक कौन कौन से हैं? एक है जर्मेनियम, जर्मेनियम, और एक है सिलिकॉन। ये 2 महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं।
तो इनको अगर गर्म कर दिया जाए तो इनका जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा, वो घटता है। और प्रतिरोध जब घटेगा तो चालकता इसकी बढ़ती है। तो चालकता और प्रतिरोध में उल्टा रिलेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो अब देखिए इसमें जानना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन पहले देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे जब कोई वस्तु किसी दूसरे रूप में चेंज हो और फिर पुरानी स्थिति में आ जाए तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी अगर बर्फ बन रहा है तो फिर बर्फ से पानी भी बन जाएगा। तो यानी कि इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो है, रासायनिक परिवर्तन वो है कि अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर अपने पूर्व स्थिति में नहीं आएगा। जैसे यहां देखिए विकल्प में दिया हुआ, एक दिया दूध से दही का बनना। अगर दूध से एक बार दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि जब एक बार चेंज हो जाएगा तो अपने पूर्व स्थिति में नहीं आएगा। जैसे लोहे पे अगर जंग लग जा रहा है, लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पे जंग लग रहा है तो वो भी रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जंग लगने के बाद लोहा फिर पूर्व स्थिति में नहीं आएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो हम देख लेते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल जाएगी तो फिर अपने उस स्थिति में नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, कागज जल जाएगा तो फिर राख से फिर कागज बनेगा नहीं। पानी में चीनी का घुलना, ये देखिए ये है हमारा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ये है। अगर एक बार पानी में चीनी को घोल दिए तो फिर उसको अगर गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, तो चीनी फिर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च ताप के मापन में पाइरोमीटर प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में क्या प्रयोग होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। आर्द्रता को मापने का क्या है? हाइग्रोमीटर। ठीक। और उच्च ताप को मापने का क्या है? पाइरोमीटर। तो इस प्रकार से पाइरोमीटर के बारे में पूछ रहा है तो उच्च ताप, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाता है, लगभग हर एग्जाम में आ जाता है। तो यानी कि मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आउट है एक तरीके से। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, बस इतना जानते रहिए। रिक्टर पैमाने पर या सिस्मोग्राफ भी देता है, अगर दोनों में से कोई एक दे दे तो कोई भी लगा सकते हैं आंसर। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अब चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आने स्वाभाविक है। तो नृत्य से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी के घर से कहीं बारात जा रही है
तो उस घर के लड़के तो ज़रूर जाएंगे बारात में, ऐसा तो है नहीं कि वो मान जाएंगे। तो उसी प्रकार से है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता है, ये जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन को हमको बहुत विशेष ध्यान देना है। तो कह रहा है चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, हो जाएगा ब्रजभूमि। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है, लेकिन इसके साथ साथ बुंदेलखंड से भी संबंधित कुछ नृत्य को हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक है धुरिया, एक धुरिया लोक नृत्य ये बुंदेल में होता है। सैरा ये भी बुंदेलखंड में होता है। पाई डंडा ये भी बुंदेलखंड में होता है। और पूर्वांचल में देख लेते हैं, पूर्वांचल के कुछ जो है नृत्य हैं, जैसे कटघोड़वा नृत्य एक है। कटघोड़वा नृत्य बहुत लोग देखे होंगे। कटघोड़वा वो ऐसे लकड़ी का एक घोड़ा बना होता है, उसी के बीच में एक आदमी जो है ऐसे बना होता है, इस प्रकार से रहता है। इसमें ऐसे ये लकड़ी का होता है, इसके आगे ऐसे घोड़े का मुंह बनाया रहता है, एक आदमी घुस करके इसी में और अपना डांस करता है। इसका पैर नीचे रहता है, फर्स्ट क्लास अपना डांस करता है। तो ये पूर्वांचल में चलता है। और पूर्वांचल का एक नृत्य है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य, ये यादव लोग इस नृत्य को करते हैं। अहीर समाज के जो लोग होते हैं इस नृत्य को करते हैं। और एक है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य ये होता है यहाँ पूर्वांचल में, धोबिया नृत्य होता है। और एक नृत्य होता है धीवर। धीवर नृत्य ये कहार जाति के द्वारा होता है, कहार जाति के द्वारा। तो इस प्रकार से पूर्वांचल के ये इतने नृत्य हो गए। कौन कौन से? कटघोड़वा, धोबिया, नटवरी, धीवर और धीवर। और बुंदेलखंड के धुरिया, सैरा, पाई डंडा। अच्छा, अवध के कौन कौन से नृत्य हैं? तो इसमें जोगनी नृत्य एक बहुत ही फेमस है। जोगनी नृत्य ये अवध क्षेत्र में चलता है। ब्रजभूमि का चरकुला हम लोग जान ही गए हैं। और एक नृत्य जो है यहाँ का अवध क्षेत्र का है कलाबाजी। कलाबाजी नृत्य। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से हम लोग 8-10 नृत्य के बारे में जान गए। इतना अगर हम लोग जानते रहे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ब्रज से भी संबंधित, जैसे चरकुला हो गया, तो ब्रज से संबंधित और भी नृत्य हैं, जैसे रास नृत्य, झूला नृत्य, ये हो गया। इतने नृत्य जो है ब्रजभूमि से होते हैं। और भी नृत्य हैं, लेकिन फेमस इतने हैं। इतना आप लोग जान लेंगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा इतने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कब घोषित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। तो इसी अधिनियम के तहत 1989 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित की गई। तो प्रथम आधिकारिक भाषा कौन है? तो प्रथम है हिंदी। प्रथम आधिकारिक भाषा जो है वो है हिंदी। और हिंदी को 1951 में ही एक्सेप्ट किया गया था, ठीक। और उर्दू को 1989। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ सकता है, जान लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011, देखिए जनगणना से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? एक बात जान लीजिए, लेखपाल की परीक्षा में जितने लोग पेट उत्तीर्ण किए हुए हैं, ये जान लीजिए सभी लोगों का इस पे दिल आ गया है, इस नौकरी पे दिल आया हुआ है। क्योंकि लेखपाल का अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इतना मान सम्मान है, उतना और भी बड़ी नौकरी वाले जो रहते हैं उनका मान सम्मान नहीं होता है। अगर कोई लेखपाल गांव में आ जाए तो लेखपाल साहब कहते हुए लोग उनके पीछे जो है भीड़ लगा देते हैं। तो इसलिए अब की बार मौका है, अच्छी खासी सीट है, 8085 सीट में से आपको अपनी एक सीट ले लेनी है, चाहे जैसे ले लेना है। तो इस प्रकार से और कभी भी हताश नहीं होना है, एकदम मेहनत करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस सेट को देखते रहना है। और हमारे चैनल पे देखिए, हमारे चैनल पर पूरा लेखपाल की परीक्षा को हिट करने का प्रोग्राम बनाया गया है। अगर हमारे चैनल को आप लोग देखते रहेंगे, आपका पूरा जो चारों सेट है वो तैयार कराया जाएगा और जान लीजिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पेपर को आप रौंद के आएंगे, जान लीजिए उसकी ऐसी की तैसी करके आएंगे, इतना यकीन दिलाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67.7%। ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें ये वाला जो विकल्प है, विकल्प बी को देखिए, 57.2%। तो 57.2% जो साक्षरता दर है, ये जो साक्षरता, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, साक्षरता दर ये वाला, ये जो है ये स्त्रियों की है, महिलाओं की, ठीक। और ये नीचे जो दिया हुआ है 77.3%, ये पुरुषों की साक्षरता दर है, पुरुषों की साक्षरता दर। तो अगर टोटल पूछे कितना है तो 67.7%, और अगर उसमें अलग अलग महिलाओं का पूछे या पुरुषों का पूछे तो इसको भी हमें जानना चाहिए। 57.2% महिलाओं का है और 77.3% पुरुषों की साक्षरता दर है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ये जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार विचार कीजिए, दो तथ्य इसमें दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। अब जो जनगणना के बारे में नहीं जानेगा, जान लीजिए गलत हो जाएगा। तो जनगणना के भी क्वेश्चन ऐसे लगातार हर प्रैक्टिस सेट में हम 2-4 लाते जाएंगे। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित ही आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। बिल्कुल सत्य है। पूरे इंडिया की 16.5% जनसंख्या हमारे यूपी में निवास करती है। तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% भूभाग धारण करता है। तो यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, कोई नहीं सही है, ये बाकी तीनों गलत है, ये इसका सही हो जाएगा। तो जो जानता रहेगा वो सही कर लेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन और है, ये तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दे रहा है, भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दे रहा है कि 16.5% जनसंख्या। लेकिन अगर अपने भारत का पूरे विश्व के संदर्भ में हमारे देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो वो है 17.5%, 17.51% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद।
ध्यान देना है कि इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ना कि संविधान निर्मात्री सभा के। यहां ये ध्यान देना है। तो पूछ रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हाँ मित्रों, बस आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारे इतने प्रश्न रहेंगे और 5 क्वेश्चन बचे रह गए हैं। चूंकि ये यहाँ का बैटरी लो हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं बंद कर रहा हूँ, इसको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए मित्रों। निश्चित ही जो है आप इस परीक्षा को हिट करेंगे, आपकी एक सीट इसमें पक्की होके रहेगी। तो अगर हमारे द्वारा, लास्ट में एक अपील करता हूँ, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेखपाल को हिट करने का पूरा प्रोग्राम यहाँ बनाया गया है। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।